रामचंद्र गुहा जी कांग्रेस को लेकर एक बड़ा शानदार लेख। ये लेख क्यों? इस लेख के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी का या मोदी का ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने इन पिछले कुछ सालों में मोदी जी से आंखों में आग डाल के सवाल पूछा हो? 2008 में ये पहला मौका था जब किसी फॉर्मल पद पे राहुल गांधी बैठे। जब से आप फॉर्मल पद पर आते हैं तब से आपकी संख्या जो है वो घट रही है, आपके पार्टी के सदस्यों की संख्या। आपने कोई मिनिस्ट्रियल पद लिया नहीं, तो आप क्या जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति हैं? क्या उस दौर में जहां अन्ना आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, इतना बड़ा खेल रच दिया गया था मीडिया के साथ मिलके, उस दौर में राहुल गांधी को जिम्मेदारी देते? लेकिन गुहा साहब तो ये लिख रहे हैं ना कि 55 वर्ष की उम्र में भी राहुल गांधी अपनी मां की इच्छाओं पे ही काम कर रहे हैं। एक आरोप ऐसा लगाया उन्होंने जो व्हाट्सएप पे बहुत फ्लोट करता है कि राहुल लैक्स डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है उनमें। 12 साल से बीजेपी की सरकार, आपको ये सवाल उनसे पूछने चाहिए थे कि आपने इन 12 सालों में क्या किया। वंशवादी जो राजनीति है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि लोग उसे नाकार रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ना विपक्ष का वंशवाद उनको दिखाई दे रहा है। गुहा साहब के आर्टिकल में स्याही जो है वो कहीं और से भी आई होगी। कांग्रेस को लेकर एक बड़ा शानदार लेख, हालांकि शानदार मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र गुहा जी का जब मैंने लेख पढ़ा और जिस तरह की उनकी ख्याति है, देखिए हम उनकी किताबों को पढ़ते रहे हैं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं वो, तो उनका आलोचनात्मक लेख ही लिखना था, तो थोड़ा और बेहतर आलोचना लाते तो बढ़िया होता। मतलब वही सारी बातें जो व्हाट्सएप पे लिखी गई। लेख आपने पढ़ ही ली होगी, लेख पे हम धीरे धीरे बात भी करते रहेंगे, लेकिन आप पहले तो ये बताइए ये लेख क्यों? गांधी फैमिली ने मोदी का राह प्रशस्त किया, लब्बो-लुबाब ये है इस लेख का। ये लेख इस वक्त क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी किताब मैं भी पढ़ रहा हूँ आजकल। आधी पढ़ ली है मैंने, आधी बची हुई है। अच्छी लगी है मुझे वो किताब। एक अच्छे हिस्टोरियन हैं, काफ़ी लोग उनके विचारों से, उनकी बातें प्रभावित होते हैं। लेकिन जब मैं ये चाहूँगा कि आप इस लेख में ना एक-एक करके मुझसे सवाल पूछिएगा, ताकि मुझे जी। दर्शकों को बताने में आसानी हो। मैं इसीलिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिहाज से आप ये बताएं केवल कि ये लेख क्यों लिखा गया होगा। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को ये लग रहा है या इस लेख के ज़रिए बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी का या मोदी का ऑल्टरनेट नहीं है। जबकि जो हाल के नतीजे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में ऑल्टरनेट के रूप में बीजेपी के सामने उभर रही है और मोदी जी के सामने राहुल गांधी ही हैं जो उनको चैलेंज करते हैं, जो उनसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेते हैं, चाहे वो अडानी के बारे में हो, चाहे वो रिलायंस के बारे में हो, चीन के बारे में, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो, ट्रम्प के बारे में हो, जो भी विषय होता है वो राहुल गांधी ही पूछते हैं। और कई बार तो उन सवालों को संसद की कार्रवाई से हटा भी दिया जाता है। जी। अब ऐसे कौन सी पार्टी है जिस पार्टी का मुखिया, क्षेत्रीय पार्टियां की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल पार्टी तो दो ही है, जिसने इन पिछले कुछ सालों में मोदी जी से आंखों में आग डाल के सवाल पूछा हो? एक भी पार्टी नहीं है। जी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी या जो गांधी फैमिली है वो उनके बस की बात नहीं है। अब मैं डाटा रख देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने गांधी फैमिली की बात मैं गांधी उन्होंने की। देखिए, गांधी, कांग्रेस का मतलब ही गांधीज है। उनके बगैर वो उसको लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। अब मैं आपके सामने डाटा रख देता हूँ और मैं फैक्ट से बात करूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पे किसने रोका? कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने। कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और साथ में इंडिया अलायंस। अब हम इंडिया अलायंस पे आते हैं। आप देखो, तेलंगाना चलो, आप तेलंगाना, पहले आप केरल चलो। केरला में लेफ्ट पार्टी हार गई जो उनकी आखिरी सरकार थी। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बेटे और बेटी के बीच में टूट गई है। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाओ, महाराष्ट्र आ जाओ। एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। पवार साहब वो सीनियर नेता हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अजीत पवार जी का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उस पार्टी का हाल देख लो। इधर शिवसेना के 2 टुकड़े हो रखे हैं। आज की खबर आई है कि टीएमसी के भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। उसका जो मेजर स्टेक है वो उनके बागी विधायकों ने क्लेम कर दिया। यानी मोडस ऑपरेंडी वही है जो महाराष्ट्र में अप्लाई की गई थी
एनसीपी और शिवसेना के साथ में मेजर चंक आपने तोड़ के पार्टी का सिंबल भी उनको सौंप दिया था। और मुझे लगता है कि टीएमसी के पास पार्टी का सिंबल भी नहीं रहेगा। सरकार गई, पार्टी भी गई, सरकार भी गई, पार्टी भी गई, ममता भी ऑलमोस्ट चली ही गई है। ठीक है, अब हम महाराष्ट्र थे, अब आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। अरविंद केजरीवाल जी खुद भी चुनाव हार गए, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। मायावती जी घर बैठी हुई हैं, उनका कोई एक्शन रिएक्शन जो राजनीति में होता है वो दिखाई नहीं देता। बिहार आ जाओ, नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी ने वोट लिए, सत्ता में आए और उनको किनारे कर दिया जी। अब वो बीजेपी के नहीं, एनडीए के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं जी। ठीक है, तो जब आप ऐसे अकाली हाशिए पे हैं, चौटाला परिवार टूट चुका है, अब मुझे बता दो कौन सी रीजनल पार्टी बची हुई है? डीएमके हार गई। मतलब इसमें जो आपने बात बताया ना, उसमें एक चीज ये आती है कि बाकी सब हार गए, इसीलिए तुम जीत क्या पाए। जो आंकड़ा रामचंद्र गुहा दे रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं 2008 में ये पहला मौका था जब किसी फॉर्मल पद पे राहुल गांधी बैठे, है ना, 7 में 2007-8। कांग्रेस के एमएलए उस वक्त पूरे देश में थे 1204, अब रह गए 676। तो आप जब से आप फॉर्मल पद पर आते हैं तब से आपकी संख्या जो है वो घट रही है, आपके पार्टी के सदस्यों की संख्या। दूसरी बात, आपके पास सीवी नहीं है। 2004 से पहले आप क्या कर रहे थे? पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है नहीं। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार रही, आपने कोई मिनिस्ट्रियल पद लिया नहीं, तो आप क्या जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप जिम्मेदारी लेते तब लोग आपको जज करते और तब पीएम इन वेटिंग का बात होता, लेकिन आपके पास सीवी तो है नहीं। तो इसमें तो मैं इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब उनकी माँ और डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलकर सरकार चला रहे थे तो उन्होंने अपने आप को पीछे रखा, नहीं सामने लेके आए, पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? मैं उस पे आ रहा हूँ। 2007 में जब यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के इंचार्ज बने राहुल गांधी, तो वहां से उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने इस संगठन के लिए काम करूंगा, इसी से शुरुआत करूंगा। वहां से शुरुआत होती आती चली गई। 2009 के बाद से जो कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप लगा, बाद में बरी हो गए, 2G स्कैम का आरोप लगा, बाद में बरी हो गए, कोयला स्कैम का आरोप लगा, बाद में वो भी बरी हो गए, और एक बड़ा भारी भरकम कैंपेन चला। उस दौरान क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि राहुल गांधी सरकार में शामिल हो सकते थे? सवाल राजनीतिक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, क्या उस दौर में जहां अन्ना आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, एक ऐसा इतना बड़ा खेल रच दिया गया था मीडिया के साथ मिलके, उस दौर में राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेते? मैं तो नहीं मानता ये कोई समझदारी वाला फैसला होता। फिर उसी दौरान राहुल गांधी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने थे जयपुर में। ठीक है, अब उस दौर में कौन कौन नेता थे ये भी इनको बताना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ठीक है, स्टालवर्ड्स से बड़े बड़े। उनके सामने अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, खड़गे साहब, आपकी डीएम की आपकी अलाई थी, टी.आर. बालू, राजा, ठीक है, सुरेश कलमाड़ी। तो ये जितने भारी भरकम नेता कांग्रेस पार्टी के थे, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद, तो इनके सामने राहुल गांधी कहाँ स्टैंड करते? कांग्रेस पार्टी आज जो जिस मुश्किल में है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी की कांग्रेस अपनी कांग्रेस में तब्दील करने में इतने साल लग गए। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये इन सालों में, इन 12 सालों में, जिसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो होते 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 अब तक भी वो छुटकारा नहीं पा पाए हैं। लेकिन जो उनकी माँ के खेमे के नेता थे वो आज भी हैं आपके सामने। दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ठीक है, आज भी आपका पीछा नहीं छूटा है। लेकिन गुहा साहब तो ये लिख रहे हैं ना कि 55 वर्ष की उम्र में भी राहुल गांधी अपनी माँ की इच्छाओं पे ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात भी मानूंगा मैं, लेकिन इसका जवाब राजनीतिक रूप। हाँ, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने, इनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी अपनी फैमिली को डोमिनेट करते हैं, उनके सारे फैसले उनके खुद के होते हैं। अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी चाहें भी कोई फैसला कराना तो आसानी से करा नहीं पाती हैं। लेकिन कई बार तो फैसले होते हैं ऐसे, जैसे बिहार में ही इलेक्शंस की एक बार हम जब जिक्र कर रहे थे कैंडिडेट को लेकर, तो आपने कहा कि परिवार का फैसला कुछ अलग था, राहुल गांधी कुछ और चाहते थे। एक्सेप्शनल चीजें तो हर जगह होती है ना, मतलब घर है ना, कोई अखाड़ा थोड़ी है जी।
मैं जनरली बोल रहा हूँ, यानी अगर मैं जनरली अगर 100% बात कर रहा हूँ तो 90% ऐसे फैसले होंगे जो राहुल गांधी अपने हिसाब से अपने लोगों, एक बहुत बड़ा ग्रुप है पार्टी के अंदर, जय जगत, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी पसंद नहीं है, वो फिर भी है, नहीं है। तो इन जनरल राहुल गांधी डोमिनेट कर रहे हैं, राहुल गांधी ही गांधी परिवार में, क्योंकि बात गांधी की हो रही है, डोमिनेट करते हैं। इसमें किसी जो भी पार्टी को समझते हैं, जो लोग जितने नेता, उन सबको पता है ये बात। और मदर्स विल वाला जो फिर तर्क दे रहा है रामचंद्र गुहा, ये कहीं स्टैंड नहीं करता है। मुझे लगता है ये अभी भी ना उस दौर की बातें याद कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक की, उस दौर की अपनी नॉस्टैल्जिया में पुरानी बातें याद करके वो उस हिसाब से आज के दौर में लेख लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कि भाई इजी नहीं होता किसी भी नेता के लिए या बेटे के लिए अपने माता पिता की छवि से बाहर निकलना। अभिषेक बच्चन आज तक निकल नहीं पाए, ठीक बात है, ठीक है ना। तेंदुलकर का बेटा आज तक निकल नहीं पा रहा है, गावस्कर का बेटा नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तो फिर भी राहुल गांधी निकल के धीरे धीरे 2017 में वो पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और 18 में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का रिजल्ट आया, सबके सामने था, सरकार 3 राज्यों में बनी। 19 में जब लोकसभा चुनाव में वो हारे तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ। अब मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ गुहा साहब से, ठीक है, इनके नेतृत्व में लीडरशिप MLAs कम हुए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो सरकारें बनी थी और जो तोड़ दी गई एजेंसीज के दुरुपयोग से या उनके सहारे से, उन MLAs को काउंट क्यों नहीं करते? वो नहीं करने चाहिए काउंट। उन सरकारों को जनता का मैंडेट तो काउंट करोगे ना भाई। जनता ने किसको वोट दिया था? जिसको जनता ने चुना उसको आपने तोड़ दिया। महाराष्ट्र में आपने 2 पार्टी तोड़ दी, अब आप TMC तोड़ रहे हो। पहले आपने गोवा में मैंडेट के खिलाफ गए आप, मध्य प्रदेश में आपने सरकार तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश में आप सरकार तोड़ी आपने। तो ये इस मैंडेट को काउंट क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। अब आपने आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़ दिए, 10 में से 7 गए, 70%। तो ये इसकी बात नहीं करेगा कोई। आज के दौर में जितने पॉलिटिशियन हैं विपक्ष में खास तौर पर, आसान नहीं है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जा रहे थे, हेमंत सोरेन गए, अरविंद केजरीवाल गए, आधी सरकार जेल में थी। ठीक बात, सबसे बड़े फेसेस होते वो तो जेल में ही थे। और जब इस दौर में जब सरकारी एजेंसियां एक तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 27 लाख वोट नहीं डल पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेना, उस पर भी लिख दो एक आर्टिकल। और ECI क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। इस दौर में जहां आज विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं, आसान नहीं उनके लिए। मतलब मैंने जब इंट्रोडक्शन में भी बोला ना, रामचंद्र गुहा का आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे हैरानी इसी बात की हुई कि इतना विद्वान आदमी इस तरह के सारे जो अवयव हैं या पूरा सर्कमस्टेंशियल जो चीज़ें उनको कैसे मिस आउट कर सकता है। भाई आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर किसी का देख रहे हैं तो आप तमाम मुद्दों को भी देखेंगे, एजेंसीज को भी देखेंगे। अच्छा, एक आरोप ऐसा लगाया उन्होंने जो व्हाट्सएप पे बहुत फ्लोट करता है, तो इस पर आप बताइए, क्योंकि आपने कवर किया अच्छा खासा, कि राहुल लैक्स डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है उनमें। कोई उदाहरण दिया है? एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जो उदाहरण व्हाट्सएप पे फैलता भी रहता है, कि अगर कोई सीरियस इशू वो टेकअप करते भी हैं, मान लीजिए वोट चोरी का इशू किया, उसको उन्होंने कहा कि सीरियस इशू है, उसके बाद भी वो कुछ कर लेंगे थोड़ा बहुत, जैसे वोट चोरी की बात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया, उसके बाद चले जाएंगे विदेश। हाँ, ये बात मैं मानूंगा उनकी, लेकिन ये कुछ सालों पहले तक अप्लाई होती थी। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने ये कहा कि संविधान खतरे में है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस एजेंडे को वो जनता के बीच में लेके गए, और वही एक ऐसा एजेंडा था जो बीजेपी को घटा के 240 पे ले आया। संविधान खतरे में है। फिर उन्होंने बात की कास्ट सेंसस की, सरकार ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो एजेंडा तो राहुल गांधी के ही, राहुल गांधी जो एजेंडा लेके आते हैं सरकार उनको मानती है, एक्सेप्ट करती है, और उन्हीं एजेंडेज पे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और अब वो जो उनका एजेंडा है कि वो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ और OBC की बात कर रहे हैं, इसी OBC को सरकार ने माना ना कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि उनको डर था इस बात के लेके। उन्होंने बार बार कहा कि कोरोना आने वाला है, देख लीजिए,
और बहुत तबाही मचेगी। नहीं मानी किसी ने, बंगाल में वोट मांगते हुए घूम रहे थे, हुआ। फिर कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, हो रहा है। अच्छा, विदेश नीति के बारे में भी वो बात बोली बार रहे थे बार कि चाइना बोल और रहे थे, पाकिस्तान को एक साथ चाइना नहीं कर सकते पाकिस्तान हैं। क्या हो रहा है, अमेरिका में अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब कोई नेता अपनी जानकारी से या अपनी सोच से देश को ये बता रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे घटित हो रहा है, तो फिर उनके डिसिप्लिन में कहाँ कमी है। अगर वो अगर अपने विषय को लेके या अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, तो जनता वोट कैसे दे रही है। सरकार नहीं बन पा रही, मानता हूँ मैं, लेकिन वोट तो आ रहे हैं। वोट तो आ रहा है ना। कांग्रेस मुक्त भारत हो तो नहीं पाया। जो सबसे मुश्किल दौर था 2014 से 19 और 19 से 24 का, वो तो निकल गया ना। और इस बार देखना क्या हुआ। इस बार 2024 से पहले जब नीतीश कुमार को ये कमान दी गई थी कि भाई आपको विपक्ष इकट्ठा करना है, वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लीडरशिप में नहीं आएंगे। इस बार राहुल गांधी की लीडरशिप को समूचा विपक्ष एक्सेप्ट करेगा। जो आपने ट्वीट भी किया था, क्यों करेगा और क्यों लिखा है वो मैं आपसे पूछूंगा। उससे पहले ना, ये तो बिल्कुल आपने एक बात जो बोली, मैं उससे सहमत ही हो सकता हूँ कि जो ये लेख है गुहा साहब का, वो लेख वही 10 साल या आज से 5, 7, 8 साल पहले राहुल गांधी की जो छवि थी, उस छवि को ध्यान में रखकर शायद लिखा गया है। और मौजूदा कई चीज़ों को छोड़ा गया है, लेकिन कुछ मौजूदा चीज़ों को उन्होंने पकड़ा भी है। और जो जेस्चर्स हैं उन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जैसे तालाब में मछुआरों के साथ जब जंप लगाया था राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि भाई इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों से आप वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं करते। या किचन में जब वो शेफ़ बन के गए, ये 2 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और भी कई चीज़ें हम, जैसे कुली के साथ राहुल गांधी हमने देखा, विद्यार्थियों के साथ हमने देखा, ऑटो वालों के साथ, सब्जी वालों के साथ। 2007 में मनरेगा मजदूरों के साथ थे, तसले में मिट्टी ढो रहे थे, बट्टा परसोल में यात्रा कर रहे थे जब जमीन एक्वायर हो रही थी लोगों की, भारत जोड़ो यात्रा भी करी। ठीक है, सबसे बड़ी यात्रा थी हिंदुस्तान के किसी नेता के द्वारा, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है, तो ये सब तो वो हमेशा करते रहते हैं। और जहाँ तक उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि भाई जो मछुआरे थे उनके साथ तो वो तालाब में कूद गए, तो वो मच्छी थोड़ा पकड़ रहे थे, तो वोट पकड़ रहे थे। हर नेता का काम है, मतलब वोट पकड़ सकते हैं कि गुहा साहब कह रहे हैं नहीं, इन सब चीजों से आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। गुहा साहब एक इतिहासकार है, उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। पॉलिटिकल समझ पे डाउट है। नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी का एक नेता है, उसका अपना एक तरीका है काम करने का। मोदी जी हैं, कभी कोई यात्रा नहीं की, कभी किसी के साथ मिट्टी नहीं डाली, कभी तालाब में नहीं कूदे, कुछ नहीं किया ना। इतने पॉपुलर नेता है, उनका अपना स्टाइल है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी पर्सनालिटी का, वो भी पॉलिटिक्स में। अगर उनको लगता है कि नहीं, मैं ये जो ऑटो वाले लोग हैं, जो उनकी समस्या के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा और ये बात जो है ये दूर तक जाएगी। मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा, मैं कुलियों से मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं मनरेगा के मजदूरों से मिलूंगा, मैं लोको पायलट से मिलूंगा। ठीक है, मैं चॉकलेट की फैक्ट्री में जाऊंगा, मैं किचन में जाके कुकिंग करूंगा। उसका अपना स्टाइल है, कम्युनिकेशन का तरीका है। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। इनमें से कुछ भी नहीं करते मोदी जी, फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। अमित शाह का अपना स्टाइल है, प्रियंका गांधी का अपना स्टाइल है। जब वो हिंदी में बोलती हैं संसद के अंदर, तो वो मैसेज बहुत दूर तक जाता है। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती हैं, मुस्कुरा के बोलती हैं, जूते को भिगो के मारती हैं, दर्द भी नहीं होने देती, दर्द बाद में होता है उसका। तो उनका अपना स्टाइल है। अच्छा, उनके स्टाइल की ना तारीफ की रामचंद्र गुहा ने कि वक्ता वो अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी मिली 2022 में इलेक्शन कैंपेन उत्तर प्रदेश में देख रही थी और बुरी हालत रही। 2.7% ये भी उनको पूरा नहीं पता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया था। वो पहली बार सक्रिय राजनीति में आई थी, तब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। और तब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में होते थे, तो आधा आधा उत्तर प्रदेश बांटा गया था। अब ये बताओ मुझे, बड़ा आसान है ये कह देना कि आपने उनको उठा के। पहली बात तो मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि कंपनी के जो सीईओ होते हैं ना, कभी ब्रांच हेड नहीं बना करते। वो राजनीतिक रूप से गलत फैसला था। और राजनीति में सबसे गलती होती है, किससे नहीं होती? साधारण इंसानों से, चाहे वो पत्रकारिता में हो या राजनीति में, उनसे गलतियाँ होती हैं। तो वो गलती थी। ठीक है, उनको यूपी का इंचार्ज बनाना, जहाँ 30 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, जहाँ आपके पास नेता नहीं है। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी की छवि खराब नहीं हुई जनता के बीच में, जब वो पहली बार सांसद चुन के आई। अब देखो 2024 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा,
कारण क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, फिर बात कहीं और मुड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वायनाड लड़ा। अगर चुनाव के दौरान ही ये तय कर लेते कि नहीं, एक आदमी वायनाड लड़ ले और एक आदमी रायबरेली लड़ ले, तो हो सकता था ना। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं लड़ा, वो छोड़ दो। तो अब वायनाड की सांसद होगी। उसके बाद के जितने उनके भाषण हैं, बीजेपी के लोग भी तारीफ करते हैं अंदर ही अंदर भाषण की। गांव तक चर्चा होती है। अच्छा, आपने नहीं, गांव तक चर्चा होती है उन भाषणों की। हाँ, प्रियंका गांधी हाँ, का है, इम्पैक्ट रख रही हैं लोगों के पास, इम्पैक्ट रख रही हैं। एक ऐसी भाषा बोलती हैं जो आम आदमी जिसको आसानी से समझ सकता है, उसकी वो बात समझ में आती है। जैसे वो थी ना एक बात महिलाओं वाली, कि जो बार बार महिलाओं को झूठे वायदे करता है तो उसको वो झट से पहचान लेती हैं। अब वो जो बात है ना, बड़ी गहरी बात है। राइट, इस पर हमने चर्चा भी की थी। वो इतनी सिंपल बात नहीं है वो जी। उसके मायने कुछ और हैं, बहुत सारे पहलू हैं उसके अंदर। अच्छा, या फिर नेहरू को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाता है, उस पे जो प्रियंका गांधी का था कि भाई एक दिन रख लो और जितनी गाली देनी है दे लो, खत्म कर दो, पर अब आगे की बात करो। तो अच्छा, वायनाड वाली जो बात की ना, रामचंद्र गुहा को उससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए था। क्या, क्यों लिखा होगा ये? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। पता नहीं क्यों लिखा होगा, लेकिन जब गांधी परिवार को ये लगा कि नहीं, अगर हम इस सीट को खाली करेंगे और गांधी फैमिली से कोई नहीं लड़ेगा तो उससे एक खराब मैसेज ये जाएगा कि एक खराब समय में, मुसीबत के समय में वायनाड के लोगों ने हमारा साथ दिया था और हमने अब उनको छोड़ दिया। तो उस बात को ध्यान में रख के फैसला लिया गया था कि नहीं, गांधी परिवार से ही और प्रियंका गांधी ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब रही बात की वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए था, ये जो उनका तर्क है, हो सकता है कि वो ये बात कहना चाह रहे हो कि उत्तर भारत की किसी सीट से लड़ना चाहिए था। ये बात वो कह सकते हैं, मतलब इसके ऐसे मायने हो सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसा कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को इस बात का अधिकार तो है ही है ना कि वो कहाँ से चुनाव लड़ सकता है, कहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। उसकी अपनी समझ होगी। नेताओं को हमसे ज़्यादा राजनीति पता होती है, उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास सेकंड हैंड आती है। और गुहा जी के पास तो उसके बाद ही जाएगी, हमारे बाद ही। ठीक बात है ना? कम से कम वो कांग्रेस कार्यालय में बैठ के और चीजों को सुना और समझा नहीं है, या किसी भी पार्टी कार्यालय में जर्नलिस्टिक काम तो उन्होंने नहीं किया है। देखो, रिसर्च करके किताब लिखना एक अलग चीज़ है। लेख पढ़ के, किताबें पढ़ के, उनको उस ज्ञान को फिर इकट्ठा करके, रिसर्च करके, उसको जोड़ के किताब लिख देना बहुत मेहनत का काम है। मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं इस बात को, ठीक है। उनकी किताब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आजकल भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस बात से भी, वो तो बहुत अच्छे ऑथर हैं। लेकिन इन चीज़ों में, इस आर्टिकल की जो इस समय है ना, मतलब इसका जो टाइमिंग है, वो मेरी समझ से बाहर है। अब मेरे पहले सवाल पे आ रहे हैं आप। अब क्यों बताऊं क्यों? तो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, थर्ड टर्म देश की जनता ने उन्हें दिया है, राइट, ठीक है। आपको ये सवाल उनसे पूछने चाहिए थे कि आपने इन 12 सालों में क्या किया। क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों एलपीजी महंगी हो रही है, क्यों सीएनजी महंगी हो रही है, क्यों दूध महंगा हो रहा है, क्यों रसोई का भार बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, ठीक है। और क्यों पीएम ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो, आप विदेश मत जाओ, ठीक है। क्यों हम यूएस से डील कर रहे हैं जिसमें सारे टैक्सेस हमारे पे ही लग रहे हैं, उनके हमने फ्री कर दिए। क्यों यूएस डिक्टेट करता है हमें रशिया तेल परचेज करना बंद कर दो। उन्होंने कल फिर बोल दिया कि हम जल्दी ही जो हमने राहत दी थी 17 जून तक दे रखी है, उसके बाद हम सबको कहेंगे कि भैया अब आप तेल परचेज मत करो रशिया से। क्यों ऐसा है? क्यों हमें बार बार डिक्टेट करता है ट्रंप? क्यों ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अमेरिका से होती है कि ये सीज फायर हो गया है? सवाल तो ये बनते थे ना। अब 12-13 सालों से जो पार्टी है, उसके बावजूद अगर जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बीच में रोक रहा हूँ, कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। राइट, एग्जैक्टली। पत्रकारिता से लेके और इतिहासकारों ने या फिर आप कहें बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी, क्योंकि 12-13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई, ऑपोजिशन में बैठा एक व्यक्ति आपके आर्टिकल का मुख्य कैरेक्टर कैसे बन सकता है? मुख्य कैरेक्टर वो नहीं बनेगा, और मुख्य कैरेक्टर अगर वो बनेगा तो उसकी सफलताएं बन सकते हैं, उसकी नाकामियां नहीं। नाकामियों पे चर्चा तो नहीं बन सकती है अगर 50 घंटे आपसे भी ईडी बैठ के पूछताछ करे और उसके बाद भी आप आंख में आंख डाल के सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लो। एक बार ये भी ट्राई कर लो, हिम्मत तो तब आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और आरोप और हाँ, इसके आगे भी है कि 50 घंटे की पूछताछ के बाद आदमी ये कह दे अपनी पार्टी के वकील को बुला के कि ऐसा है
अगर जेल भेजेंगे ना तो मैं तैयार हूँ। एक ही काम कर देना बस, कोर्ट से परमिशन चाहिए मुझे किताबों की, किताब अंदर भिजवा देना, पढ़ता रहे। ठीक है, हो सकता है, सब हो सकता है, गुहा साहब भी कर सकते हैं, आसान है बहुत। चलिए, बहुत आसान भी है, बहुत दुश्वार भी है। एक और आरोप उन्होंने लगाया, वो आरोप भी खूब चलता है, लेकिन मुझे वो आरोप भी अधकचरा ही दिखा। डायनेस्ट पॉलिटिक्स, वंशवादी जो राजनीति है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि लोग उसे नाकार रहे हैं। बंगाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया, शायद हाँ बंगाल का इलेक्शन, उसके बाद राहुल गांधी का एग्जाम्पल है ही इसके अंदर। तो जितने भी ऑपोजिशन के एक परिवार वाले लोग हैं उनका उदाहरण देते हुए वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने अब नुकार दिया है इस चीज़ को, नेपोटिज्म को या वंशवादी राजनीति को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद के ऊपर वो नजर नहीं आया उनको। मतलब जैसे जयशाह जी बीसीसीआई संभाल रहे हैं, वो नज़र नहीं आया होगा उनको। अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे, अब उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं बनाया उनको बाद में। राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे पंकज सिंह हैं, ठीक है। वसुंधरा जी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, ठीक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ना विपक्ष का वंशवाद उनको दिखाई दे रहा है। और क्या प्रॉब्लम है अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन रहा है, तो अगर नेता का बेटा नेता बन रहा है, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आप उसकी लॉन्चिंग कर सकते हो, राइट। वो सफल होगा या सफल होगा या नहीं होगा ना वो जनता तय करेगी। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल खेलते रहेगा और लास्ट मैच में जब टीम निकल गई थी तो अब एक मौका मिला, और सूर्यवंशी कहाँ गया? एग्जैक्टली। सो आप तो ये जनता तय करती है। अगर नेता का बेटा पॉलिटिक्स में आ भी गया ना, चाहे वो राजनाथ सिंह का बेटा हो, चाहे वो लालू यादव का बेटा हो या सोनिया गांधी का बेटा हो, तय जनता करेगी कि इसको हमें किस हद तक आगे बढ़ाना है, इसको विधायक रखना है, इसको सांसद रखना है या इसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये इस लोकतंत्र की खूबी है। और ये दौर आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता की लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती रहती है। वो तो स्ट्रगल से बदलेगी। पिछले 12 सालों में यही दौर तो चल रहा है जिसका जिक्र गुहा साहब कर रहे हैं जी। यही तो बात कही जाती है कि भाई ये तो डायनेस्ट है, ये तो क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं मोदी जी इनके बारे में, शहनशाह बोलते हैं ना, शहनशाह वर्ड, शहजादे बोलते हैं। अच्छा, उस वर्ड तो ये तो शहजादे हैं, तो वो तो पीएम बोलते ही हैं। तो वो जो बात बार बार बोली जाती है उधर से, वही तो बोल रहे हैं। वो तो 12 साल से चल ही रहा है, उसमें नया क्या है? मतलब यही मैंने सवाल पहला पूछा था, क्यों? मतलब गुहा साहब के आर्टिकल में स्याही जो है वो कहीं और से भी आई होगी, क्या आपको लगता है ऐसा? ये सुनो, जब रीजनल पार्टीज हाशिए पे जा रही हैं और जब एक राष्ट्रीय पार्टी जो विपक्ष में है उसका कुछ भला होने की गुंजाइश दिख रही है, तो उस वक्त आपको विपक्षी पार्टी के बड़े परिवार को डिफेम करने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये बात मुझे समझ नहीं आई। और ये आपने सिर्फ आर्टिकल लिखा है या डिफेम करने की कोशिश हुई है या खुद से आपके मन में विचार आया है या कहीं और से कुछ हुआ है? इसमें तमाम तरह की चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात, हालांकि मैं इतना गंभीरता से लेता नहीं हूँ आर्टिकल्स वगैरह को, उन्होंने लिख दिया, चर्चा हो रही है क्योंकि गांधी इसके ऊपर है, लेकिन मैंने बार मेरे मन में ना टाइमिंग का इशू आ रहा है। टाइमिंग का ही इशू है, इसीलिए चर्चा भी हो रही है। दूसरी बात, कोई नयापन नहीं है। जो मैंने कहा कि रामचंद्र गुहा जब कुछ लिखेंगे तो उसमें हम नयापन भी खोजेंगे, कुछ एक अलग जाविया भी खोजेंगे। वही चीज़ें जो 5, 7, 10 साल पहले भी यही सब बातें कही जा रही थी, बस 1-2 इवेंट एडअप हो गए होंगे, वरना बातें यही थी लगभग। गुहा साहब भी वही हैं।